हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज शुरू करेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पूरी बायोलॉजी अगर आपको समझनी है ना तो ये चैप्टर सबसे बेसिक पार्ट बनाएगा, आपका बेसिस बनाएगा। जो बोलते हैं ना कि कुछ समझने के लिए एकदम जो सबसे छोटा चीज जो समझना है आपके बॉडी को समझने के लिए, तो वो है आपका सेल समझना। सेल की अगर मैं बात करता हूं तो आपके मेन एग्जाम नीट में 5 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बेटा। और टुकड़ों में बटा हुआ है ये चैप्टर, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी 360 डिग्री बायोलॉजी से कनेक्टेड है। ठीक है, बायो आती है 360 नंबर की, और ये सेल चैप्टर अकेले इन 360 नंबर से कहीं ना कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाकर के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इवन मेडिकल में भी जब आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री और उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों में आपको बहुत ज्यादा ही इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो क्यों ना हम यहां पे ही डिटेल में इसको पढ़ ले, हाँ या ना। तो चलिए शुरू करता हूं चैप्टर को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सेल, सेल की अगर मैं बात करता हूं, एनसीईआरटी ने लिखा है कि भाई जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर लाइफ का है तो वो सेल है, क्योंकि ऑल द फंक्शन, ऑल द स्ट्रक्चर जो हो रहा है हमारे बॉडी का वो सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सेल बना रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। बेटा जुड़ के रहिए क्लास में, क्वेश्चन सारे अपने नोट्स के बाहर नहीं जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नोट्स के बाहर नहीं जाएगा। पूरा नोट्स कवर करूंगा, एक एक पॉइंट कवर करूंगा एनसीईआरटी का। ठीक है, और बीच बीच में आपको एनसीईआरटी का रिवीजन भी कराते चलूंगा, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन समझाते चलूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा साथ में। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब क्या है, देखो बेटा, जब आप एक घर बनाते हो, आप एक घर बनाने के लिए क्या करते हो, छोटे छोटे ब्रिक्स लाते हो, हाँ या ना। छोटे छोटे ब्रिक्स को ला करके एक दूसरे के साथ जोड़ते हो। जब इनको जोड़ देते हो किसी सबस्टांस की मदद से तो क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। और जब ये दीवार 2-3-4 दीवार जब मिल जाता है एक दूसरे के साथ तो क्या बनता है, एक कमरा बन जाता है, एक रूम बनता है। और एक रूम को अगर ग्रुप में मिल जा दिया जाए, 2-3 रूम को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, एक पूरा घर का ढांचा बन जाएगा। सेम वैसे ही हमारे बॉडी में क्या है, जो छोटे छोटे सेल हैं, छोटे छोटे सेल हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो दे फॉर्म द टिश्यू। जिनका ओरिजिन फंक्शन सेम होगा तो दे विल फॉर्म द टिश्यू। ये टिश्यू जब आपस में ग्रुप में जुड़ जाएंगे दे विल फॉर्म द ऑर्गेन। तो ये बनाएंगे क्या बेटा, ऑर्गेन। और ऑर्गेन से मिलकर के आगे चल के बनेगा बेटा ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम। और ये ऑर्गेन सिस्टम बेटा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। किसके अंदर में, एक पूरा बॉडी बनाते हैं। और ये बॉडी वाला क्या बनता है बेटा, ये बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है बेटा। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना है कि बेटा सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका पूरा पूरा बायो 1 मिनट में समराइज हो जाएगा। तो बेटा सेल के लिए एनसीईआरटी ने कहा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपके बॉडी में बोन है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके बॉडी का कोई एक बोन है। अगर ये बोन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो बोन को फॉर्म करने के लिए जो सबस्टांस चाहिए दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो मतलब होता है बेटा बोन, बोन, एंड ब्लास्ट मतलब होता है फॉर्मेशन। बेटा बोन फॉर्मेशन के लिए जो सेल की जरूरत पड़ती है दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। तो देखिए बोन को बनाने के लिए भी एक सेल चाहिए। सेम इसी तरीके से आपके बॉडी में मसल को बनाने के लिए भी एक सेल चाहिए, हाँ या ना। तो आपके बॉडी में जो भी पार्ट हो रहे हैं, जो भी पार्ट फॉर्म हो रहा है उसको कौन बना रहा है, एक सेल बना रहा है। बोन मैंने क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि आपका पूरा स्केलेटल पहले बोन का बना हुआ है, उसके ऊपर में एपिथेलियम वगैरह बना है, हाँ या ना, मसल बना है। तो बेटा क्या है कि ये बोन जो है वो सबसे बेसिक क्या बन रहा है, एक ढांचा बना रहा है, स्केलेटन बना रहा है आपके बॉडी का। और उसको भी कौन बना रहा है, आपका सेल बना रहा है।
ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला। फंक्शनल यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, एक बंदा है जो कि आपका क्या कर रहा है बेटा, अगर कोई पर्सन रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या कर रहा है, ये अपने नोज के थ्रू, ये पर्सन क्या करेगा बेटा, ये अपने नोज के थ्रू बेटा एयर को ब्रीद इन करेगा, एयर को ब्रीद इन करेगा बेटा, और जैसे ही एयर को ब्रीद इन करेगा बेटा वो जाएगा कहां पे, लंग्स के पास, लंग्स से कहां जाएगा बेटा, ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन के बाद कहां जाएगा बेटा, हमारे टिश्यूज पे, और टिश्यू से कहां जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड एयर, हमारे सेल पे, और सेल में सारा काम होगा। इवन लंग्स में भी अपने सेल होते हैं, अपने ब्लड में भी आरबीसी के सेल्स होते हैं जो इनको कंटिन्यू करेंगे। मतलब सबको फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एक हमारा सेल चाहिए। तो 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है बेटा आपका, वन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सेकेंड वन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सर नो। एनसीईआरटी ने फर्दर आगे लिखा है कि एनीथिंग लेस देन अ सेल, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब समझते हैं, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कुछ भी एक सेल से अगर कम कुछ भी है तो मतलब वो अकेला जीवन नहीं जी सकता। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग कह रहे हो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह रहे हो तो उसके पास एटलीस्ट 1 सेल तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 सेल प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि एक अकेला सेल भी अपना सारा काम करने को सक्षम होता है, कैपेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एमीबा की बात करता हूं, एक एमीबा की अगर मैं बात करता हूं तो अपना भोजन जो है वो लेता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया अपने ही सेल में, उसको डाइजेशन करता है, उसको एसिमिलेशन करता है, फिर एक्सक्रीट आउट भी करता है। खाना से लेकर के पचाना तक और उसको बाहर निकालना तक क्या करता है बेटा, हमारा एक सेल एमीबा सिंगल सेल का है, यूनिसेलुलर एमीबा भी अपना जीवन जी रहा है कंप्लीटली। क्या यस और नो? यूनिसेलुलर एमीबा अपना जीवन बेटा क्लियरली जी रहा है, अपना जीवन आराम से वो जी रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि देयर इज इन एनिमेट थिंग्स, इन एनिमेट मैटर, एनिमेट थिंग्स। बेटा इन एनिमेट थिंग्स का मतलब है कि दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल, इनके पास कोई सेल नहीं होता है, इनमें कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है बेटा। तो इन एनिमेट थिंग्स के पास किसी भी तरीके का सेल आपका नहीं पाया जाएगा। आप अगर देखो तो लिविंग के पास एक सेल पाया जाता है। ये सर नो? तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? वायरस बेटा लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो एक वायरस की अगर मैं बात करता हूं तो वो लिविंग या नॉन लिविंग किस बेसिस पे रहेगा? कोविड 19 का ही एग्जांपल लेते हैं। कोविड 19 के टाइम में क्या हुआ? लोग हमें बोलते थे उस सरफेस को मत छुओ, इसको मत छुओ, उसको मत छुओ। क्यों? क्योंकि वायरस जब हमारे बॉडी के बाहर होता है तो क्या होता है? नॉन लिविंग, उसके पास कोई भी सेल नहीं होता है। तो वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर। देखो बायो को टर्मिनोलॉजी में तोड़ो, बायो इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। ए मतलब बेटा एब्सेंट, सेलुलर मतलब सेल, एब्सेंट सेल। तो आउटसाइड द बॉडी क्या होता है? वायरस नॉन लिविंग। आउटसाइड ह्यूमन बॉडी वायरस इज नॉन लिविंग।
तो आखिर ये लिविंग कब बन जाता है? जब हमारे बॉडी में जाता है, हमारे सेलुलर मैकेनिज्म को कैप्चर कर लेता है और फिर अपने आप को लिविंग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करता हूं, एक आतंकवादी है आपके शहर में, वो आतंकवादी क्या होता है? वैसे उसके क्या हम उसकी बात मानेंगे? क्या पुलिस वाले या हमारी गवर्नमेंट उसकी बात मानेगी? नहीं मानेगी भाई। क्यों माने हम तो खुद ही इतने पावरफुल है भाई, हम क्यों माने तेरी बात? ये सुनो। लेकिन जैसे ही उस आतंकवादी ने हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया, हमारे पैसेंजर्स को हाईजैक कर लिया, क्या करना होगा? उसकी बात माननी पड़ेगी। पहले वो क्या था? हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं था। ये सुनो, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं था, हमारे बॉडी के बाहर था, वो हार्मफुल नहीं था, सेम वायरस की तरह। तो आतंकवादी ने जब प्लेन हाईजैक किया तो क्या बन गया? लिविंग। क्योंकि उसने क्या किया? उस प्लेन पे कब्जा कर लिया। उस प्लेन को अब अपने मन मुताबिक चला सकता है, उसमें बैठे पैसेंजर को मार सकता है। तो सेम ये क्या कर रहा है वायरस हमारा? ये भी ऐसा ही आतंकवादी है। ठीक है, ये सुनो। तो इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी क्या होता है बेटा? ये लिविंग हो जाता है, लिविंग हो जाता है बाय हाईजैकिंग द सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एड्स की वायरस, एड्स बॉडी के बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय वो आपके बॉडी के अंदर में चला गया, आपके टी सेल्स पे कब्जा कर लेगा, आपके फैक्ट्री पे कब्जा कर लेगा और वहां पे जाकर के आपको हार्म पहुंचाना चालू कर देगा। तो बेटा दो चीजें क्लियर हो गई, वायरस एक क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आपको जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं बेटा, यूनिसेलुलर एंड सेकेंड ऑर्गेनिज्म बेटा क्या हो सकता है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। बेटा यूनिसेलुलर में तो अपना सबसे बेहतरीन एग्जांपल है क्या? एमीबा पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर में हमारे जैसे आतंकवादी लोग, ह्यूमन, एनिमल्स। हाँ या ना मेरे भाई? ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो बेटा ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके आना है, इसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। वायरस का क्लियर हो चुका है, अब हिस्ट्री ऑफ द सेल थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा, हिस्ट्री ऑफ द सेल इसी पेज पे करा दूं, हिस्ट्री ऑफ द सेल। ये चलो नया सेल पेज पे ले लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द सेल, हिस्ट्री ऑफ द सेल की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो अपने को बस मेन नाम याद रखना है। तीन साइंटिस्ट थे बेटा, वन इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब पहली बार इन्होंने क्या देखा? इन्होंने उठाया एक प्लांट, और प्लांट का जो बाहर का लेयर होता है, जिसको कि हम बोलते हैं बेटा कॉर्क, कॉर्क को उठा करके, आपने आम का पेड़ देखा होगा, बाहर की तरफ से उसमें एक खुरदुरा सा लेयर होता है और वो डेड सेल से बना हुआ होता है। तो इन्होंने क्या किया? उसको कॉर्क को उठा करके कॉर्क के स्लाइस बनाए। क्या बनाया इन्होंने? कॉर्क उठाया और कॉर्क का स्लाइस बना दिया बेटा। क्या बना दिया? स्लाइस बना दिया। और इस स्लाइस पर इन्होंने क्या करा? जब देखा माइक्रोस्कोप में तो इनको क्या देखने को मिला? एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला, जिसको कि इन्होंने क्या बोला? सेलुला। तो मतलब क्या होता है बेटा? सेलुला जो होता है, तो रॉबर्ट हुक को क्रेडिट किस चीज के लिए दिया जाता है? क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। कौन सा सेल में भाई? डेड सेल, या फिर बोला जाता है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल या डेड सेल के लिए इसको क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेटा हमारे पास, दैट इज द एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक।
हुक। बेटा एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया, जब माइक्रोस्कोप इनके पास आ गया, इनको आदत थी माइक्रोस्कोप के साथ खेलते रहने की। इन्होंने क्या किया कि दांतों के ऊपर में जो पीला पीला सब्सटेंस जम जाता है, जिसको कि हम प्लैक बोलते हैं, उसको निकाला, ठीक है, और उसके बाद उसका एक स्लाइस बना दिया, एक स्लाइड बना करके उसके बाद इन्होंने क्या किया कि स्टडी करी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इन्होंने किस चीज पे स्टडी किया, एनिमाक्यूल पे, एनिमाक्यूल, जिसका मतलब होता है बेटा प्लाक। और प्लाक है तो बेटा उसमें क्या होगा, बहुत सारे होंगे बैक्टीरिया। तो इन्होंने बैक्टीरियल सेल की स्टडी करी, ठीक है। इवन स्पर्म सेल्स भी इन्होंने स्टडी करा, एक दो सेल नहीं छोड़ा इन्होंने, स्पर्म सेल्स पे भी स्टडी करा। और स्पर्म सेल्स में भी इन्होंने स्टडी करके क्या खोजा कि भाई इनको देखा कि कुछ लिविंग सेल्स का डिस्कवरी हो रहा है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया बेटा, डिस्कवर्ड लिविंग सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा और आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द थर्ड साइंटिस्ट which is very important also. The third scientist is Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन साहब को इसलिए क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस ऑफ द सेल की डिस्कवरी करी। किस चीज की डिस्कवरी करी, न्यूक्लियस ऑफ सेल की। न्यूक्लियस ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी क्या करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इसने क्या किया, ब्रेन ऑफ सेल को डिस्कवर किया। द फोर्थ साइंटिस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऑल्सो ये एनसीईआरटी में दिया है, बच्चे छोड़ देते हैं, इज द रामाचंद्रन। रामाचंद्रन साहब के बारे में बस इतना याद रखना कि इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था। तो ये चार साइंटिस्ट जो आपको याद रखना है, ठीक है, और इन चारों साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना। तो बेटा यहां पर अपना कंप्लीट होता है द बेसिक पार्ट, जो कि सेल क्या है और सेल कैसे काम करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से हर साल क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके, दैट इज द सेल थ्योरी। तो बेटा सेल थ्योरी पे ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा। तो सेल थ्योरी की बात करता हूं, सबसे पहले तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है बेटा 1838 एंड 39, ठीक है, 1838 टू 1839। बेटा सेल थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं, दो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे आप। दो साइंटिस्ट, ये दो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, पहले थे बेटा सेल्डेन, एंड सेकेंड वन इज द स्वान। बेटा सेल्डेन के बारे में याद रखना, ही वाज अ जर्मन बोटेनिस्ट, जर्मन बोटेनिस्ट, और इन्होंने 1838 में अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी प्लांट्स के ऊपर में। एंड स्वान वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वान। बेटा ये 1839 में उसी समय स्टडी कर रहे थे। तो सिल्डेन ने क्या देखा, सिल्डेन ये कहे कि देखो ऐसा है कि प्लांट जो है वो बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से, और ये टिश्यू जो है बने हुए होते हैं फ्रॉम द सेल्स। तो इन्होंने बोला कि प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट टिश्यू is made up of different types of cells। उसी समय स्वान साहब ने क्या बोला कि भाई देखो देयर इज अ थिन आउटर कवरिंग, क्योंकि एनिमल पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि देयर इज अ थिन आउटर कवरिंग, देयर इज अ थिन outer covering outside the cell, outside the cell called as plasma membrane। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला कि प्लांट के पास एक यूनिक फीचर होता है, किस चीज का, सेल वॉल का प्रेजेंस।
तो प्लांट हैज अ यूनिक फीचर, प्लांट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऐसे लिख लो, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल का प्रेजेंस एक यूनिक फीचर है किसका बेटा? प्लांट के सेल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि प्लांट की बात आ गई तो वो सिल्ड्रन में टिक करके आ जाते हैं और यहीं पे वो बच्चे निपटा दिए जाते हैं। क्योंकि बेटा देखो, क्वेश्चन बहुत माइन्यूट पूछा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या चीज बोल रहा है। ठीक है, यहीं से स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया बेटा। स्वान की हाइपोथेसिस बहुत फेमस हुई। स्वान का हाइपोथेसिस आया बेटा, और स्वान ने बोला कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो प्लांट और एनिमल बेटा किस चीज से बना हुआ है? सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर के हमारा प्लांट या एनिमल बना हुआ है। ये बातें किसने बोली? हमारे स्वान साहब ने बोल दिया। तो यहां से बेटा दोनों ने अपनी सेल थ्योरी बना दी। पहला बनाया बेटा सेल थ्योरी, पहला क्या बना कि भाई, पहला ये बना बेटा कि भाई, ग्रीन से लिख देता हूं कि भाई ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, organism are made up of cells and product of cell। दूसरी बात आ गई बेटा, there is a thin outer covering is present outside cell known as plasma membrane। तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, ये बातें जब क्लियर हो गई, ये बातें जब बता दी गई, सारी चीजें जब क्लियर हो गई बेटा, तो अब इन्होंने बोला क्या कि भाई, सबने इनसे पूछा कि भाई नया सेल आया कहां से? तो इन्होंने बोले कि भाई मुझे नहीं पता। तो फेलियर इनका यही था बेटा, फेलियर ये था इनका कि भाई दे डिड नॉट एक्सप्लेन। फेलियर ये था बेटा, फेलियर क्या था? दे डिड नॉट एक्सप्लेन्ड फ्रॉम वेयर डज न्यू सेल एराइज। आखिर नया सेल आया कहां से, ये नहीं बता पाए। आखिर ऐसा क्यों? तो आखिर ऐसा क्यों का जवाब किसने दिया बेटा? हमारे एक साइंटिस्ट, बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही दिल के सच्चे थे, याद रखना है आपको, दैट इज द रुडोल्फ विर्चो। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट बेटा आएंगे, दैट इज द रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो करके एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा। ये रुडोल्फ विर्चो साहब की खासियत थी कि उन्होंने क्या बोला कि भाई सेल जो अराइज हुआ है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल आखिर आया ही कहां से है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो अब सेल थ्योरी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया बेटा। सेल थ्योरी अब मॉडिफाई होकर के क्या बना कि सेल थ्योरी में अब एक और चीजें ऐड हो गई इन दो के अलावा। इन दो के अलावा बेटा सेल थ्योरी में एक और चीजें ऐड हो गई। क्या चीज ऐड हो गई बेटा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दो के अलावा बेटा सेल थ्योरी में एक और चीज ऐड हुआ,
चलिए लिखते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? चलिए, तो नेक्स्ट सेल थ्योरी में इन्होंने क्या ऐड किया बेटा कि भाई जो नेक्स्ट पॉइंट, पहला तो ही हो गया, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा बात ये ऐड हुआ बेटा कि भाई सेल arise from pre-existing cell। तीसरा पॉइंट बेटा क्या ऐड हुआ कि भाई जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटी जो हमारे सेल में होता है उसी का होता है। तो इसको ऐड करके लिखा गया बेटा किस चीज में, इसको ऐड करके लिख दिया गया कि भाई द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटीज ऑफ organism are the sum total of all the activities that takes place inside the सेल। तो सेल के अंदर में वो सारे एक्टिविटीज जो हो रहे हैं वो सबको ज्वाइन करके, अगर मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं तो क्या सिर्फ इस समय हाथ ही मूव कर रहा है, क्या मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, क्या मेरा इस समय स्टोमिक, पैनक्रियाज, लीवर क्या काम करना बंद कर दिए? नहीं, ये सारे अपना साइमल्टेनियसली अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन जब हैंड मूवमेंट हो रहा है तो क्या यहां से लेकर के हमारे फिंगर तक के भी सेल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सबके सेल्स काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। क्या यहां तक में किसी को कोई डाउट बेटा? बोलो, कोई डाउट है बेटा यहां तक में? चलिए, तो एकदम एक बार यहां से हम एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करते हैं बेटा। एनसीईआरटी हो जाएगा कवर तो अपना काम हो जाएगा। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं बेटा कि एनसीईआरटी ने क्या क्या बातें बोली हैं। देखिए, देखिए रामचंद्रन जी का नाम था इसमें, जो मैंने रामचंद्रन जी का नाम आपको बताया वो रामचंद्रन जी का नाम यहां से आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए जीएन रामचंद्रन, और इन्होंने एनालिसिस किया, मद्रास स्कूल से ये पढ़े थे बेचारे, और इन्होंने क्या बोला था, डेट इज कि भाई मॉडल अल्फा हेलिक्स बीटा सीट का भी मॉडल इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा ही माना जाता है, इनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के लिए इनको बहुत ज़्यादा ही माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए तो जरा एनसीईआरटी का पहला पेज देखते हैं, सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए देखिए जरा, सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहता है। ठीक है, when you look around you see both living and non-living, have you ever asked yourself what that makes them living or non-living? उनको inanimate thing, inanimate thing का मतलब मैंने आपको बता दिया कि inanimate thing क्या होता है बेटा, that is the non-living things होता है। The answer to this is the presence of the basic unit of the life, that is the cell. All organisms are composed of cell।
सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने होते हैं बेटा? सेल के बने होते हैं. सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर. ऑलरेडी आपको मैंने एग्जांपल बता दिया. एंड अदर आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज मल्टी सेल. Unicellular organisms are capable of independent existence, performing the essential function of life. All the essential functions वो अपना perform कर सकते हैं. Anything less than a cell does not ensure independent existence, and hence cell is the fundamental structural and functional unit of life. उसके बाद बेटा Anton von Leeuwenhoek and describe the live cell, living cell. Robert Brown later discovered the nucleus of the cell. और ये कैसे हुआ? with the help of रिलेक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप की मदद की वजह से हुआ. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सेल थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया. सेल थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो 1838 में मैथ्यू सिल्डेन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई क्या थे, जर्मन बोटेनिस्ट थे. ही वाज अ जर्मन बोटेनिस्ट. और इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो सेल है, एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल, और इन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट. तो ये क्या बनाता है? टिश्यू ऑफ द प्लांट बनाने का काम करता है. नेक्स्ट है बेटा, एट द सेम टाइम स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे एनिमल सेल पर स्टडी करी. उन्होंने क्या किया बेटा, बहुत सारे एनिमल सेल पे स्टडी करा, और एनिमल सेल पे स्टडी करके उन्होंने क्या बोला कि भाई जो आउटर लेयर है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं आज के डेट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन्होंने कंक्लूड किया that the tissue, the presence of cell wall is unique character of the plant cell. तो मतलब है कि यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का. तो दूसरा बात किसने बोला? स्वान ने बोला. स्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. यस और नो? नेक्स्ट बात, अब इन्होंने क्या बोला, सिल्डेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द थ्योरी एंड बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल वेयर फॉर्म. फिर बाद में आते हैं रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने बोला ओमनी सेलुला, ई सेलुला. और आज के डेट में ये दो सेल थ्योरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको कंप्लीट करना है बेटा. ठीक है, तो अपने को एनसीईआरटी से इतना चीजें तो समझ में आ गया. आगे पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल. तो बेटा ओवरव्यू ऑफ द सेल, मैं एक काम करता हूं, कल के लेक्चर में लेता हूं आपका ओवरव्यू ऑफ द सेल. ठीक है, तो करेंगे बेटा कल. ठीक है, कि ओवरव्यू ऑफ द सेल क्या है. तो यहां तक जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि मैंने अभी बस एनसीईआरटी का 2 पेज का भी 1.5 पेज ही पढ़ाया है. 1 पेज और थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हैं आपको. ठीक है बेटा, ओवरव्यू ऑफ द सेल. उसके बाद करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और बहुत ही डिटेल में करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. एक एक चीज को करेंगे रिवाइज, और फिर उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और अपना ध्यान रखिए बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए. करेंगे अच्छा कुछ बेहतरीन करके चलेंगे यहां से. ठीक है.